चलिए आज एक ऐसे विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं जो हम सभी से जुड़ा है, लेकिन जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती, जनन स्वास्थ्य। और ये जरूरी भी है क्योंकि इस विषय से जुड़ी जो चुप्पी है वो ही कई समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल। जब हम जनन स्वास्थ्य शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक अंगों और उनकी कार्यप्रणाली तक ही जाता है। हाँ। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये विषय इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की परिभाषा देखें तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं में संपूर्ण स्वास्थ्य। सभी पहलुओं में? हाँ, इसमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है। तो आज हमारी चर्चा का उद्देश्य इसी व्यापक परिभाषा को खोलकर समझना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जनन स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों या दुर्बलताओं का न होना नहीं है। अच्छा। एक जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज वो है जहां लोगों के यौन संबंध सुरक्षित और संतोषजनक हो और वे यह निर्णय ले सकें कि उन्हें संतान चाहिए या नहीं, और चाहिए तो कब और कितनी। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की नींव है। इसी से जुड़ा एक आश्चर्यजनक तथ्य स्रोतों में मिलता है कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य बनाया। हाँ, 1951 में परिवार नियोजन के नाम से। जी, 1951 में। और ये अपने आप में एक विरोधाभास भी है। इतनी जल्दी शुरुआत करने के बावजूद इन कार्यक्रमों का असर दिखने में दशकों लग गए। ऐसा क्यों? शायद इसकी एक वजह यह थी कि शुरुआती ध्यान केवल लक्ष्यों को पूरा करने और वो विशेषकर नसबंदी जैसे तरीकों पर था। लोगों को व्यापक रूप से शिक्षित करने और उन्हें विकल्प देने पर उतना जोर नहीं था। अच्छा। बाद में जब जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी RCH की शुरुआत हुई, तब इस सोच को बदलने की कोशिश की गई। तो ये कि सिर्फ नीतियां बना देना काफी नहीं था, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना असली चुनौती थी। निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचती है। इसमें सरकारी संगठन, मीडिया, इनकी तो भूमिका है ही। लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि माता-पिता, शिक्षक और दोस्त भी इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। स्कूलों में यौन शिक्षा इसीलिए इतनी जरूरी है ताकि युवाओं को सही जानकारी मिले और वो भ्रांतियों से बच सकें। एग्जैक्टली। और ये जानकारी सिर्फ गर्भनिरोध तक ही सीमित नहीं है। इसमें जनन अंगों की सही जानकारी, किशोरावस्था में होने वाले बदलाव, सुरक्षित यौन क्रियाएं और यौन संचारित संक्रमण STIs, ये सब शामिल है। सही बात है। और साथ ही अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से समाज पर पड़ने वाले दबाव और यौन शोषण जैसे सामाजिक अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करना भी बहुत जरूरी है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपने जनसंख्या की बात की और इससे जुड़े आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। स्रोत बताते हैं कि सन 1900 में दुनिया की आबादी थी लगभग 2 अरब। सिर्फ 2 अरब? और सिर्फ 100 सालों में यानी 2000 तक ये 6 अरब हो गई। 3 गुना। और भारत में भी यही रुझान दिखा। आजादी के समय हमारी आबादी थी करीब 35 करोड़, जो 2011 में 1.2 अरब को पार कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। और इस विस्फोटक वृद्धि का जो मुख्य कारण बताया गया वो है मृत्यु दर में आई तेज गिरावट। अच्छा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई। लोगों का जीवन काल बढ़ा, जिससे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए छोटे परिवारों पर जोर दिया गया और हम दो हमारे दो जैसा नारा लोकप्रिय हुआ। हाँ, और इसका सीधा संबंध था गर्भ निरोधक उपायों के इस्तेमाल से। लेकिन एक आदर्श गर्भ निरोधक चुनना भी तो अपने आप में एक चुनौती है। वो क्या होता है एक आदर्श गर्भ निरोधक? देखिए, आदर्श गर्भ निरोधक वो है जो उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करे, आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी हो और जिसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हो या ना हो। और सबसे जरूरी बात, वो उपयोगकर्ता की कामेच्छा में बाधक न बने। बिल्कुल। आज कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। तो इतने सारे विकल्पों को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या हम इन्हें कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन्हें मोटे तौर पर कुछ समूह में बांट सकते हैं। सबसे पहले हैं प्राकृतिक विधियां या नेचुरल मेथड्स। ओके। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें किसी बाहरी साधन का उपयोग नहीं होता। जैसे आवधिक संयम, जिसमें मासिक चक्र के उन दिनों में यौन संबंध से बचा जाता है जब गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये कौन से दिन होते हैं? ये मासिक चक्र के लगभग 10वें से 17वें दिन के बीच का समय होता है।
लेकिन ये तभी सफल है जब महिला का मासिक चक्र बहुत नियमित हो। और इसी में एक और विधि का जिक्र है, स्तनपान अनर्तव। ये क्या है? ये प्रसव के बाद की स्थिति है। जब तक माँ बच्चे को पूरी तरह स्तनपान कराती है, तब तक सामान्यतः अंडोत्सर्ग और मासिक चक्र शुरू नहीं होता। अच्छा। पर यह विधि भी प्रसव के बाद सिर्फ 4 से 6 महीने तक ही कारगर रहती है। तो इनका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, लेकिन इनके असफल होने की दर काफी ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसके बाद आती हैं रोध या बैरियर विधियां। इनका काम मतलब शुक्राणु और अंडाणु को फिजिकली मिलने से रोकना है। सही कहा। इसमें सबसे आम है कंडोम, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ये एड्स और दूसरे STI से भी बचाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी श्रेणी में डायाफ्राम और ग्रीवा टोपी भी आते हैं। फिर कुछ ऐसी विधियां भी हैं जिन्हें शरीर के अंदर स्थापित किया जाता है, जैसे अंतर्गर्भाशय युक्तियां या IUDs। हाँ, जैसे कॉपर्टी। इन्हें डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। ये काम कैसे करती हैं? अंतर रखना चाहती हैं। और फिर है गोलियां। स्रोत में सहेली नाम की एक गोली का विशेष जिक्र है। हाँ, सहेली। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी, इसमें कोई शक नहीं। इसे लखनऊ की CDRI ने विकसित किया था। इसकी खास बात क्या थी? यह एक गैर स्टेरॉइडल गोली है जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता है और इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि सिर्फ एक अच्छी दवा बना लेना ही काफी नहीं होता। उसे लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में सही जानकारी देना और उसे अपनाने के लिए एक सामाजिक माहौल बनाना, ये असली चुनौतियां थीं। सही बात है। और अंत में आते हैं स्थायी तरीके, जिन्हें हम आमतौर पर नसबंदी कहते हैं। जी, इन्हें शल्यक्रिया विधियां या बंधीकरण भी कहते हैं। पुरुषों के लिए इसे शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वेसेक्टमी कहते हैं। जिसमें शुक्रवाहकों को काटकर बांध दिया जाता है। हाँ, और महिलाओं के लिए इसे डिंब वाहिनी उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टमी कहते हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि अंडाणु गर्भाशय तक ना पहुंच सके। और ये स्थायी तरीके हैं। जी, इनकी प्रभावशीलता लगभग 100% होती है। तो ये सभी उपाय गर्भधारण को रोकने के लिए है। लेकिन क्या होता है जब गर्भधारण हो जाता है पर कोई उसे जारी रखने की स्थिति में ना हो? यहीं पर MTP यानी सगर्भता का चिकित्सीय समापन जैसा एक बहुत ही संवेदनशील विषय सामने आता है। बिल्कुल, इसका अर्थ है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा से गर्भ का समापन। स्रोत बताते हैं कि दुनिया भर में हर साल लगभग 4.5 से 5 करोड़ MTP कराए जाते हैं। 4, 4.5, 5 करोड़। जी, जो कुल सगर्भताओं का लगभग 5वां हिस्सा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये कितना व्यापक मुद्दा है। भारत सरकार ने 1971 में इसे कानूनी स्वीकृति दी थी। इसके पीछे क्या सोच थी? इसका मुख्य उद्देश्य था अवैध और असुरक्षित गर्भपात से होने वाली मातृ मृत्यु को रोकना। इससे पहले बहुत से गर्भपात अप्रशिक्षित लोगों द्वारा असुरक्षित तरीकों से किए जाते थे, जो जानलेवा साबित होते थे। तो क्या कोई भी और कभी भी MTP करा सकता है? नहीं, इसके लिए सख्त नियम है। MTP संशोधन अधिनियम 2017 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति है। जैसे अगर गर्भावस्था जारी रहने से मां के जीवन को खतरा हो या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंच सकती हो, या फिर अगर जन्म लेने वाले बच्चे में गंभीर विकलांगता की संभावना हो। बलात्कार जैसे मामलों में भी इसकी अनुमति है। सुरक्षा के लिहाज से क्या गर्भावस्था के किसी भी चरण में ये सुरक्षित होता है? नहीं, गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी 12 सप्ताह तक कराया गया MTP अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और उसके बाद? दूसरी तिमाही में ये प्रक्रिया कहीं ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है। इसीलिए सही समय पर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक और तकनीक का जिक्र है जिसके दुरुपयोग की बहुत चर्चा होती है, उलवेधन या एमनियोसेंटेसिस। हाँ, ये तकनीक तो आनुवांशिक बीमारियों का पता लगाने के लिए बनी थी, तो फिर इसका दुरुपयोग लिंग जांच के लिए क्यों होने लगा? ये विज्ञान के दुरुपयोग का एक बहुत दुखद उदाहरण है। ये तकनीक गर्भ में पल रहे भ्रूण के आसपास के द्रव का नमूना लेकर उसमें डाउन सिंड्रोम या हीमोफीलिया जैसे विकारों का पता लगाने के लिए थी। अच्छा। लेकिन चूंकि इसी नमूने से गुणसूत्रों की जांच करके भ्रूण का लिंग भी पता चल सकता था, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। बिल्कुल, और इस पर वैधानिक प्रतिबंध है। जनन स्वास्थ्य से जुड़ा एक और अहम पहलू है यौन संचारित संक्रमण यानी STIs। हाँ, ये वे संक्रमण हैं जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं। इनमें सुजाक,
सिफिलिस, जन्निक परिसर्प और सबसे खतरनाक HIV एड्स शामिल हैं। क्या ये सभी बीमारियां लाइलाज हैं? नहीं, ये जानना महत्वपूर्ण है कि हेपेटाइटिस बी, जन्निक परिसर्प और HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। अगर उनका शुरुआती अवस्था में पता चल जाए तो? हाँ, बशर्ते उनका शुरुआती अवस्था में पता चल जाए। लेकिन समस्या यही है कि लोग समय पर इलाज के लिए जाते नहीं हैं। ऐसा क्यों है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, अक्सर शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, जैसे खुजली या हल्का दर्द, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और कई बार, खासकर महिलाओं में, कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते। और दूसरा कारण? दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा कारण है सामाजिक कलंक का डर। लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि उन्हें जज किया जाएगा या उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। ये चुप्पी बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित होती है। और अगर समय पर इलाज न हो तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर इसे अनदेखा किया जाए तो ये आगे चलकर श्रोणीशोथज रोग मतलब PID, गर्भपात, बांझपन या यहाँ तक कि जनन मार्ग के कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। तो बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। हमेशा अनजान या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से बचें और मैथुन के समय हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। हमारी पूरी चर्चा संतानोत्पत्ति के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे उसे रोकने की बात हो या उससे जुड़ी बीमारियों की। लेकिन उन लोगों का क्या जो संतान चाहते हैं पर पैदा नहीं कर पाते, यानी बंध्यता या बांझपन? ये भी जनन स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति असुरक्षित सहवास के बावजूद संतान पैदा करने में असमर्थ होते हैं। और हमारे समाज में तो अक्सर इसका दोष केवल स्त्रियों को दे दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि समस्या पुरुष साथी में भी बराबर हो सकती है। तो यहाँ विज्ञान कैसे मदद करता है? बिल्कुल, यहीं पर विज्ञान एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आता है, जिसे सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ART कहते हैं। इन तकनीकों के नाम थोड़े जटिल लगते हैं, जैसे IVF, ज़िफ्ट, गिफ्ट। क्या आप इन्हें सरल शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ जरूर, आप इसे दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली, जहां हम शरीर के बाहर मतलब प्रयोगशाला में भ्रूण तैयार करते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है IVF यानी पात्रे निषेचन, जिसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बिल्कुल, इसमें पत्नी या दाता स्त्री से अंडाणु और पति या दाता पुरुष से शुक्राणु लेकर शरीर के बाहर निषेचन कराया जाता है। फिर बने हुए भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब सिर्फ निषेचन की प्रक्रिया के लिए है, बच्चा उसमें बड़ा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक आम गलतफहमी है। टेस्ट ट्यूब सिर्फ एक प्रतीक है। अब अगर इसी बने हुए भ्रूण को फैलोपियन नलिका में डाला जाए तो उसे ज़िफ्ट कहते हैं। और दूसरी श्रेणी क्या है? दूसरी श्रेणी में हम शरीर के अंदर ही निषेचन होने में मदद करते हैं, जैसे गिफ्ट। ये उन स्त्रियों के लिए हैं जो अंडाणु तो उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन उनका गर्भाशय गर्भाधारण के लिए उपयुक्त होता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक दाता से अंडाणु लेकर उसे शुक्राणु के साथ सीधे स्त्री की फैलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है, ताकि निषेचन प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर ही हो। और अगर समस्या शुक्राणुओं की गुणवत्ता या संख्या में हो? उसके लिए भी समाधान है। एक प्रक्रिया है ICSI, जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के भीतर इंजेक्ट किया जाता है। और अगर पुरुष साथी में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है तो कृत्रिम वीर्य सेचन का उपयोग किया जाता है। ये तकनीकें निश्चित रूप से एक वरदान है, लेकिन क्या ये सभी के लिए सुलभ है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये प्रक्रियाएं बहुत महंगी हैं और इनके लिए विशेष विशेषज्ञता और बहुत ही उन्नत उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो मतलब ये अभी भी कुछ ही लोगों की पहुंच में है? हाँ, फिलहाल तो ये देश के कुछ ही केंद्रों में उपलब्ध हैं और बहुत कम लोग इनका लाभ उठा पाते हैं। और फिर भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक कारण भी इन्हें अपनाने के रास्ते में आते हैं। तो आज की इस विस्तृत पड़ताल से ये स्पष्ट है कि जनन स्वास्थ्य केवल संतानोत्पत्ति तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत व्यापक अवधारणा है। बिल्कुल, इसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक कल्याण भी शामिल है। हमने देखा कि कैसे सही जानकारी और जागरूकता न केवल जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद करती है, बल्कि लोगों को एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में भी सक्षम बनाती है। और विज्ञान ने उन लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण दिखाई है जो संतान सुख से वंचित हैं। निश्चित रूप से इन सभी तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है,
लेकिन श्रोता एक बहुत ही मार्मिक और विचारणीय बिंदु पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिन्हें एक परिवार की जरूरत है। जो दंपति संतान चाहते हैं उनके लिए कानूनी रूप से किसी शिशु को गोद लेना भी एक सर्वोत्तम और नेक उपाय हो सकता है। यह न केवल उन्हें माता पिता बनने की खुशी देगा, बल्कि एक बच्चे के जीवन को भी एक बेहतर भविष्य देगा।